Can you all hear me? Good evening, sir. Hello, can you all hear me? Good evening, sir. Good evening. अच्छा, एक बात ये बताना कि हम लोगों ने 3D और वेक्टर्स कर लिया है या हम लोग उसको स्किप करके प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहा अभी मैं? कौन सा स्किप किया? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर, उसको हम लोगों ने किया था या नहीं किया था? सर 3D नहीं किया, वेक्टर तो मुझे याद किया है। हम्म। सर वेक्टर तो मुझे याद है किया है, जिसमें डायरेक्शन को साइन है वो सब। 3D का याद नहीं है? ये सर 3D का तो नहीं है सर। यश, तुम्हें याद है? क्योंकि हम लोगों ने अगर वेक्टर्स किया तो 3D भी कर लिया होगा। सर उस टाइम मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी थी क्योंकि बोर्ड जा रहे थे। ठीक है, मैं बताता हूँ। वैसे अगर हम लोगों ने कर लिया होगा तब तो फिर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, और अगर नहीं किया होगा तो फिर हमें पहले वो दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार और कोई भी आ रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा, जिसने उस टाइम की क्लास अटेंड की थी, तो मुझे एक रफ सा याद है कि किसी ने बोला था कि प्रोबेबिलिटी पहले कर लेते हैं, या फिर शायद लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बोला था। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि प्रोबेबिलिटी के लिए बोला था या लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बोला था, और मुझे ध्यान नहीं सर है कि। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बोला था सर, मैंने ही बोला था। अच्छा, तो फिर मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए हमने उसको स्किप नहीं किया होगा, वो दोनों कर लिया होगा। तो दिस इज योर लास्ट चैप्टर फॉर क्लास। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो तुम करके आना, और जो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है वो मैं समझाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो ये कह सकते हो कि आज जो है हमारी सिलेबस की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में बस एक टॉपिक रह गया था कि मुझे बताना है। सर वो लास्ट क्लास का क्वेश्चन बचा था। तो तुमने भेजा है? नहीं सर, सर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्या था क्वेश्चन? सर मैं टाइप कर देता हूँ।
हाँ, हेलो यश। ठीक है, मिल गया। गिवन दैट x belongs to 0 comma 1 and y belongs to 0 comma 1, let a be the event of xy satisfying y square is equal to x and less than equal to x, and b be the event x is less than equal to y square. Find p a intersection b। ठीक है। सर वो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। ये थोड़ा सा लग रहा है कि तुमने करेक्ट नहीं किया था, मैंने बाद में करेक्ट करवाया था। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स था एक, और उसके बाद वाला एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं था, कुछ और था। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू या तो वाई था। इसका थोड़ा सा देख, एक बार सही तुमने लिखा है, मैं देख लेता हूँ। यस सर। क्या था? सर करेक्ट करवाया था आपने। देख लेता हूँ लिखा हुआ होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई था। ये था इसका उसका क्वेश्चन, और तुम्हें ये बताना था ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ए इंटरसेक्शन बी की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको अप्रोच करते हैं, पहले तो मैंने फिगर भी बनाई थी, उस फिगर के अकॉर्डिंग एक्स 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वाई भी 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये जो रीजन है दिस इज द सैंपल स्पेस। एक्स वाई भी 0 से 1 कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई दोनों ही 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, तो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब इसमें से इवेंट ए क्या है? वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इफ यू रिमेम्बर, इज अ राइट ओपनिंग पैराबोला। तो वो हमने ऐसे करके
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है राइट ओपनिंग पैराबोला है, तो इसमें जो है लेस देन इक्वल टू एक्स अगर हम लेते हैं तो ये कौन सा रीजन होगा, एक ये रीजन है, ये रीजन है। तो हमें पता है कोई भी एक रीजन से हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस वाले रीजन से हम 1,0 ले लेते हैं। तो अगर हम 1,0 इसमें पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर, 1 इज 1। दिस इज ट्रू। 0 जो होता है 1 से छोटा होता है, तो दिस इज द रीजन ए। ये रीजन ए हो गया, ऊपर वाला नहीं, वो वाला वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई का अगर हम बनाते हैं तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, लाइक दिस, और दोनों ही 1,1 से पास कर रहे हैं। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और इसमें भी हम मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं 0,1, तो ये वाला जो पॉइंट है x0 y1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू। तो मतलब हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर तुम इसको मार्क करो, हमारे पास ए रीजन जो है, दिस इज योर रीजन ए। जो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये रीजन ए है, एंड दिस इज योर रीजन बी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो हमारे पास एक कॉमन एरिया भी है, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ये जो रीजन आ रहा है, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, और यही एक्चुअली में हमसे कहा जा रहा है कि ये रीजन जो है जिसमें ए भी है और बी भी है, उस रीजन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल जो एरिया है हमारे पास सैंपल स्पेस का एरिया, वो तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इट इज अ स्क्वायर 1 into 1 का, विच विल बी फाइनली 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें इंटरसेक्शन वाला एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें याद है एरिया अंडर द कर्व का जो हम पहले पढ़ते थे, ये जो कर्व जा रही है ये ऊपर से जा रही है, और इस कर्व की जो इक्वेशन है, दिस इज राइट ओपनिंग वाला है ना, तो राइट ओपनिंग वाली की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और ये जो कर्व एक और है, ये नीचे से जा रही है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो हम जब दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपर कर्व विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिसको तुम लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। माइनस वाला तो नहीं ले रहे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा काम हो रहा है। ये रूट ओवर एक्स हो गया अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व का जो वाई है वो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx फ्रॉम x0 टू x1। तो ये जो एरिया निकलेगा वो एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी का। इसको एक बार निकाल के बताओ मुझे यार। इसको समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, कैसे हुआ? Sir, 1/3
यस, यश तुमने बताया 1/3 इनवर्स। ओके, तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो x⁵ अपॉन 3/2 माइनस x³/3 हो जाएगा 0 to 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर 2/3 और इधर 1/3, बाकी तो 0 0 है। हाँ, ठीक आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? यस सर। तो अब एक जो पार्ट रह गया था वो ये था कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट है सक्सेस, एक इवेंट है फेलियर। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं हम, तो हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को सक्सेस बता देते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन को फेलियर बता देते हैं, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p ले लेते हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q ले लेते हैं। तो सक्सेस प्लस फेलियर, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि या तो फेलियर मिलेगा या सक्सेस मिलेगा। दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है और दोनों मिलके सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब अगर तुमसे ये कहा जाए कि हम कोई ट्रायल कर रहे हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, मतलब पहले का अगले ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं है कि पहले में क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कार्ड में से 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकाल रहे हो और फिर उसको देख के वापस डाल दे रहे हो, फिर 4 निकाल रहे हो, फिर उसको देख के वापस डाल दे रहे हो। तो क्या हो रहा है कि फिर से जो सिचुएशन है वो एक ही जैसी है, तो ये सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मान लो तुमने 4 कार्ड निकाला और अगले ट्रायल में तुम 4 कार्ड को वापस नहीं रख रहे हो, फिर से 4 और निकाल दे रहे हो, फिर उसके बाद और निकाल रहे हो, तो उससे क्या है, प्रोबेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता जाएगा। वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नहीं है। तो जो एन ट्रायल्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर में हमें सक्सेस मिल जाए, आर ट्रायल्स में से। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एन में से हम कोई आर ट्रायल चूज कर सकते हैं जिसमें हमें सक्सेस चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ डेज इज NCR। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P⁴R हो जाएगा, क्योंकि हमें आर ट्रायल्स में सक्सेस मिला है और बाकी n-R ट्रायल्स में हमें फेलियर मिल रहा है। इसका भी ध्यान रखना। वही हमें एग्जैक्टली आर सक्सेस चाहिए, आर से ज्यादा नहीं, ना आर से कम। तो आर सक्सेस मिला, n-R फेलियर मिला। What is the probability of getting R success? That is NCR P⁴R Q⁴ n-R। अब इसको तुम जिस तरीके से चेक करते थे, अगर एक टेबल बनाते हो कि मान लो हम n ट्रायल अगर कर रहे हैं तो हमें एक भी सक्सेस ना मिले, मतलब 0, या 1 मिल जाए, या 2 मिल जाए, या 3 मिल जाए, या इसी तरीके से n जो ट्रायल्स है हमारे पास वो सारे के सारे में सक्सेस मिल जाए। तो हम अगर इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हमारे पास एक भी सक्सेस नहीं है, तो ये पहला वाला जो है हम क्या लिखेंगे, NC0 P⁴0 Q⁴n-0। अगले वाले में क्या हो जाएगा, NC1 P⁴1 Q⁴n-1। उसके बाद वाले में हो जाएगा NC2 P⁴2 Q⁴n-2। इसी तरीके से हम सबको भर सकते हैं। फाइनली लास्ट वाले को भरेंगे तो NCN P⁴n और Q⁴0 हो जाएगा। तो एक बात का तुम यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हो रहा है। अगर तुम इन सब को ऐड करते हो, NC0 P⁴0 Q⁴n प्लस NC1 P⁴1 Q⁴n-1 प्लस NC2
p to the power 2, p to the power n minus 2, and so on, plus ncn p to the power n p to the power 0. तो इनका सम बता सकते हो क्या होगा? इफ यू रिमेम्बर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जो 11th में पढ़ते थे, तो तुम्हें याद होगा, उसकी हेल्प लेके अगर हम इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा? p plus q to the power n. p प्लस क्यू टू द पावर है। तो यही बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। तो p प्लस क्यू टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, और p प्लस क्यू क्या होगा? 1 होगा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो 1 टू द पावर। तो ये टोटल जो हमारी वैल्यू है सब ऐड होके 1 आएगी, मतलब कि जो भी सैंपल स्पेस है की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसी में से कुछ होगा। तो ऑल दीज इवेंट्स आर अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब किसी भी इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है, या इंटरसेक्शन 0 है। और एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव मतलब सबको मिलके सैंपल स्पेस बनाना है। So this is the theory which we have. Based on this theory, we will do few questions. सर सर ये फॉर्मूला आता कहाँ से? कौन सा फॉर्मूला? सर वो PR सक्सेस। ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा ना, अगर हमें R सक्सेस चाहिए और हमारे पास टोटल जो ट्रायल्स हैं वो N है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल और N ट्रायल्स हमारे पास, इसमें से हमें R ट्रायल्स में से सक्सेस चाहिए। तो एक तो ये है कि R ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, और बाकी जो N माइनस R ट्रायल्स है उसमें हमें फेलियर चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली R ट्रायल्स में हमें सक्सेस मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद होगा तुम्हें, व्हाट वाज दैट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से होता था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन AR, AR में AN तक जाते हैं। ये हमारे पास है। हम इसको कह सकते हैं कि ये जितने भी ट्रायल्स हैं सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं probability of A1 into probability of A2 into probability of A3 till probability of AN, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने किया था उसमें अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उस केस में हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मान लो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था? पी ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। लेकिन अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी बाई ए विल बिकम पी बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। हम ऐसा कर सकते हैं, याद है ये? यस। तो सिंस ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर हम सारे के सारे एन ट्रायल्स को कह सकते हैं कि ये सारे एन ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। तो उस केस में हम A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 से लेके AN इंटरसेक्शन को PA1 PA2 टिल PAN लिख लेते हैं। अब ये है क्या? तो इसमें से जो R इवेंट, R हमें सक्सेस चाहिए और N माइनस R हमें फेलियर चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम अगर मान लो कि R सक्सेस जो है वो चूज करते हैं, पहला समझ लो कि
पी ए आर बीच में कहीं पे आया होगा, फिर डॉट डॉट पी ए एन हो गया। तो पहला हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमें ये शुरू का जो आर है ये सारा सक्सेस है, उसके बाद जितना एन माइनस आर है वो फेलियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी टू द पावर आर पी टू द पावर एन माइनस आर। मतलब ये सारे जो है सक्सेसेस हैं और ये सारे जो है फेलियर है। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये तो हमने ये मान के लिखा है कि A1 से लेके AR तक हमें सक्सेस मिल रहा है, और AR1 AR+1 उसके नेक्स्ट वाला से लेके AN तक फेलियर मिल रहा है। मतलब बाकी N-R जो लास्ट में है उसमें फेलियर मिल रहा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले के लगातार R में सक्सेस मिले। हो सकता है कि पहले में मिले, दूसरे में मिले, तीसरे में फेलियर हो जाए, फिर चौथे में मिले, फिर पांचवे में फेलियर हो जाए। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम जो सक्सेस का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर A1 A2 AR, एक और मैं दे रहा हूँ AR+1 से लेके AN तक को अगर देखें, तो इसमें हमें कितने ऐसे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं जो कि R सक्सेस और N-R फेलियर के हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि टोटल N है, तो N में से हम चूज कर सकते हैं R, कोई भी R NCR बेस में से जिसमें हमें सक्सेस चाहिए, और बाकी के जो NC N-R वेज है वो फेलियर के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कि जब हम कह रहे हैं कि हमें सक्सेस NCR वेज से चाहिए, तो बाकी जितने भी बच्चे वो सारे के सारे फेलियर हो गए। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है P टू दी पावर R Q टू दी पावर N-R, ये एक नहीं होगा। अगले वाले में P टू दी पावर R Q टू दी पावर N-R फिर मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि हम फर्स्ट वाले को सक्सेस ना ले रहे हो, कोई दूसरे R को ले रहे हो। इसी तरीके से हम थर्ड केस ले सकते हैं। इस तरीके से सेम चीज हमारे पास कितनी बार आएगी, NCR बार आएगी, NCR टाइम्स, क्योंकि जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो NCR तरीके से बना सकते हैं। तो इसीलिए जब हम इनको सम करेंगे तो दिस विल बी फाइनली एक ही चीज को हम ऐड करते जा रहे हैं, तो उसको NCR इंटू P टू दी पावर R Q टू दी पावर N-R लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो नोट कर लो, यहाँ से है, पहले ये नोट कर लेना, फिर बताना तो मैं नीचे कर लूंगा। Done. Done. Okay, let us move on to some question.
ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ।
और नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है, आई होप तुम लोग कर लोगे। इसका डाई इज रोल 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो n क्या है? तो n 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स है 5, और सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना कि एक बार डाइस थ्रो करने पे जो आ रहा है, नेक्स्ट टाइम डाइस थ्रो करने पे क्या आएगा वो उस पर डिपेंड नहीं करता पहले में क्या आएगा। और अब ये बोला जा रहा है कि पहले में ऑफ हैविंग एसेस इन टू ऑफ द रोल्स, तो एन में से टू रोल्स में आर इज टू, हमें क्या मिलना चाहिए? एसेस मिलना चाहिए। ठीक, तो एसेस का मतलब हो गया सक्सेस, या हैविंग एसेस दैट इज कॉल्ड सक्सेस, एंड नॉट हैविंग एसेस दैट इज कॉल्ड फेलियर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? प्रोबेबिलिटी कि हमें किसी भी एक ट्रायल में एस मिल रहा है, एस मतलब 1, probability of success is 1/6, and obviously probability of failure will be 5/6। तो पहले में तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगा के कह सकते हैं कि 5 में से हमें 2 ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6, और हमें 2 बार चाहिए, बाकी 5/6 पॉसिबिलिटी है वो फेलियर की है, मतलब एस नहीं आए, और वो हमें कितनी बार चाहिए? 5 - 2 n - r 3। So this will give you the answer. So success 5 करेंगे, 5 की 2 की वैल्यू 10 होती है, आप फैक्टोरियल करके निकाल सकते हैं, और क्या देगा 5 देगा 25। फर्दर अगर कैलकुलेट करते हैं 50 अपॉन 6 7,776 times 25 further as 25 upon 2 times the answer, पहले पार्ट। हम्म, 0.16 है, 5 to 0.16 आ जाए, 0.16 आ जाए। Approximately 0.16 R, 0.1607। Is it clear? Yes, sir. हेलो, मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, मैं बोलता जा रहा था, तुम लोगों ने देखा? क्लियर है ये? Yes, sir. अभिनव, तुम्हें क्लियर है? चलो, क्लियर है अभिनव? यस सर, मेरा आंसर आ गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि एट मोस्ट 2 एसेस,
तो 5 में से हम एट मोस्ट 2 एसेस की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 0 एस भी आ सकता है, 1 एस भी आ सकता है और 2 एस भी आ सकता है। तो 0 एस के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 5c0 1/6 टू द पावर 0, 5/6 टू द पावर 5 प्लस एक एस अगर हमें चाहिए तो 5c1 1/6 टू द पावर 1, 5/6 टू द पावर 4। और अगर दो एस चाहिए तो 5c2 1/6 टू द पावर 2, 5/6 टू द पावर 3। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 एसेस चाहिए। तो एटलीस्ट 2 में क्या क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 और 5। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, 5c2 या फिर 5c3 आ जाएगा, फिर 5c4 आ जाएगा और फिर 5c5 आ जाएगा। इसी को कैलकुलेट हम ऐसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा लंबा अगर हो रहा है थर्ड पार्ट में, तो 1 माइनस करके हम 2 को हटा देते हैं इसमें से। 5c0 1/6 टू द पावर 0, 5/6 टू द पावर 5 और 5c1 1/6 टू द पावर 1, 5/6 टू द पावर 4। या तो इन दोनों को हटा दो 1 में से, या बाकी जितने चाहिए उसको ले, और दोनों से आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर? Yes. एक क्वेश्चन है जेई में आया था, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन कॉमा p इक्वल टू 1/4 if the probability of at least one success is greater than or equal to 9/10, then n is greater than, यहाँ पर हमें लिखना है, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा।
सर आंसर लॉग की हाँ, लॉग के टर्म्स में। टर्म्स में आएगा। सर 1/log 4 - log 3, बेस क्या है? तो 10 ही होगा। 10। हम इनका से सही आंसर बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन सक्सेस मतलब आर जो होना चाहिए 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो एन है, एन ही हमें निकालना है क्या है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सर 1 माइनस। हाँ बोलो। सर आंसर भेजा था। हम्म। सर आपको भेजा था आंसर। तो देख सकते हैं। ओके, 1 log 10/log 4 माइनस log 3। ठीक है, अभी देख लेते हैं। दोनों का तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 1 माइनस पी आर इज लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, मतलब कि हमें केवल फेलियर ही मिल रहा है, सक्सेस हमें मिल ही नहीं रहा है। तो वो हो जाएगा NC0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/4। 1/4 टू द पावर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी ऑटोमेटिकली 3/4। 4 टू द पावर n हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 टू द पावर n। यही आ रहा होगा तुम्हारा। और ये कह रहा है कि ये जो है 9/10 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो हमें n पता करना है। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। 3/4 टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 9/10 हो जाएगा, विच इज एक्चुअली 1/10। तो सर तो 3/4 टू द पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1/10। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो n log of 3/4 is less than equal to log of 1/10। log to the base 10 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 1/10 इज 10 to the power -1। -1 हो जाएगा। log 10 to the base 10 will be 1। दिस विल बी फाइनली n लेस देन इक्वल टू -1/log of 3/4। जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू -1/log 3/4 को। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि log 3 माइनस log 4 लिखें। बेस 10 ही ले रहा है। n इज लेस देन इक्वल टू, अब -1 को नीचे अगर ले जाए तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर। n ग्रेटर देन बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। एक गलती छोटी सी हो गई। ये जो log 3/4 है, ये ये एक्चुअली निगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि log 1 0 होता है और log 1 से छोटी वैल्यू है 3/4। तो जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इसको हम log 3/4 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। ये एक निगेटिव वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं।
ये हो जाना चाहिए आंसर। पेपर में चेक कर लेता हूँ। तुम्हारा भी यही आ रहा है ना आंसर, तो इसमें है नहीं, इसमें और में दिया हुआ है। तुम लोगों का क्या? सर मैंने बेस ई लिया था। बेस ई दिया था तुमने? फाइनल आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब तुमने जो 10 है लॉग 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर यही है। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अब हमारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया है और सिलेबस भी इनफैक्ट हो गया है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे और डाउट्स वगैरह होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास कंक्लूड कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से उठाएं? तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आती, क्या बोल रहे हो? ऐसे क्वेश्चन से उठाएं? इसके क्वेश्चंस तो मतलब कहाँ से, मतलब एनसीईआरटी देखा था। नहीं समझ में आ रहा, इनके क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? ओके। हाँ अभी ना तो एनसीईआरटी तो करना ही है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और कोई जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो करना है। लेकिन उसके अलावा एक कोई ना कोई बुक रखो। एक तो प्रीवियस ईयर्स वाली भी करनी है, जितने भी 30-40 साल के क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज उसमें से कर लो। और एक और कोई रेफरेंस बुक सिंगेज की रख सकते हो, या आर डी शर्मा फॉर कॉम्पिटिटिव जेई उसको भी रख सकते हो। ओके थैंक यू। हाँ जी सर।